आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मापन एवं मात्रक। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक आपको समझ लेना चाहिए वो टॉपिक है आपका भौतिक राशियां। तो ये वीडियो एक प्रकार से इंट्रो वीडियो है। इस इंट्रो वीडियो में हम भौतिक राशि समझेंगे, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। ओके, उसके बाद ये जो मापन एवं मात्रक आपका चैप्टर है उसे हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए भौतिक राशियां क्या होती है। देखिए, भौतिक राशियां एक प्रकार का गुणधर्म है। क्या है भौतिक राशियां? एक प्रकार का गुणधर्म है बेसिकली, जिसे आप माप सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसे आप माप सकते हो। मतलब भौतिक राशियां इस प्रकार की राशियां होती है जिसे आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या कर सकते हो? माप सकते हो। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, आपकी माता आपसे बहुत अधिक प्यार करती है। उसी प्रकार आप अपने दोस्त के बीच जो प्यार है, आपका और आपके दोस्त के बीच जो प्यार है, क्या आप उसका मापन कर सकते हो? क्या आपके माँ जो आपसे प्यार करती है, क्या आप उसका मापन कर सकते हो कि नहीं मेरी माँ मेरे से 4 किलो प्यार करती है, 5 किलो प्यार करती है, 6 किलो प्यार करती है? या आप अपने दोस्त से ऐसा बोल सकते हो कि नहीं तू मेरे से 5 किलो प्यार कर, 6 किलो प्यार कर? ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जिसका आप मापन नहीं कर सकते, जैसे कि प्यार हो गया, दर्द हो गया। जैसे ऐसे तो ना बोल सकते कि नहीं तुम मुझे 5 किलो का दर्द हो रहा है, ऐसा बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो वे गुणधर्म को मापा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे गुणधर्म, जैसे कि यदि मैं बात करूं इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो अब ऐसी बात है आप बता सकते हो मार्कर की लंबाई कितनी, स्केल से माप लीजिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार से यदि मैं इसका भार आपको मापना बोलूं तो आसानी से आप भार भी निकाल सकते हैं, इसका द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका आप मापन कर सकते हो, जैसे कि यदि मैं बात करूं लंबाई, क्या आप लंबाई का मापन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लंबाई कैसी हो गई? आपकी भौतिक राशि हो गई। क्या आप द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं? बिल्कुल द्रव्यमान का मापन कर, इसके द्रव्यमान का मापन कर सकते हो क्या नहीं? इसकी लंबाई का मापन कर सकते हो क्या नहीं? ओके, तो ऐसी राशियां या ऐसे गुणधर्म जिसका मापन हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। अब यदि इसे मैं एक शब्दों में डिफाइन करना चाहूं तो लिखूंगा ऐसी राशियां या ऐसे गुणधर्म जिसका मापन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। कौन सी राशियां कहलाती है? आपकी भौतिक राशियां कहलाती है। और ये एक प्रकार का क्या है? आपका गुणधर्म है। अब देखिए, भौतिक राशियां बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी मूलभूत राशियां और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां। ओके, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आपकी मूलभूत राशियों का। देखिए, मूलभूत राशियां क्या होती है बेसिकली? मूलभूत राशियां ऐसी राशियां होती है, मूलभूत राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी राशि कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका वेग, वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय होता है। यदि मैं बात करूं आपकी चाल की, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्लास 9 10 में ये वाला फॉर्मूला आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो देखिए, यहाँ जो आपका वेग है वो किन 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है? पहली राशि होगी आपकी विस्थापन और दूसरी हो गई समय। तो ये जो आपका वेग है वो 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार से जो चाल हो गई वो भी 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है, एक हो गया दूरी और एक हो गया समय। तो चाल 2 राशियों दूरी और समय पर निर्भर कर रहा है। जब मैं इन दोनों राशियों का भाग लगा रहा हूं तब मुझे राशि मिल रही है। जब मैं विस्थापन समय का भाग लगा रहा हूं तब मुझे आपकी राशि मिल रही है। मतलब वेग और जो चाल है वो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है। ओके, तो ये राशियां मूलभूत राशियां नहीं होगी। मूलभूत राशियां कौन सी होगी? जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि यदि मैं बात करूं, विस्थापन का मतलब क्या होता है? लंबाई। अब विस्थापन किसी बात पे निर्भर नहीं करता, समय भी किसी बात पे निर्भर नहीं करता। विस्थापन का कभी आपने फॉर्मूला पढ़े? नहीं पढ़े। विस्थापन का मतलब होता है जितनी भी आप लंबाई तय करते हो, जितनी भी आप दूरी तय करते हो, जितनी भी लंबाई होती है वही क्या होती है? आपकी विस्थापन। तो विस्थापन एक ऐसी राशि है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जबकि वेग किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है। 2 राशि कौन सी? विस्थापन और समय। उसी वजह से चाल भी 2 राशि पर निर्भर करती है, दूरी और समय। तो ऐसी राशियां
जो किसी अन्य भी राशि पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी राशि कहलाती है? मूलभूत राशियां कहलाती है। जैसे कि वेग और चाल मूलभूत राशि नहीं है क्योंकि ये किसी अन्य दो राशियों पर निर्भर करती है। ओके, अब बेसिकली मूलभूत राशियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। मूलभूत राशियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। मतलब कि 7 ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। पहली राशि यदि मैं बात करूं तो क्या है आपकी? लंबाई है। दूसरी क्या है आपकी? द्रव्यमान है। तीसरी क्या है आपकी? समय है। चौथी क्या है आपकी? तापमान है। पांचवा क्या है आपकी? विद्युत धारा है। छठी क्या है आपकी? प्रदीपन तीव्रता है। सातवीं क्या है आपकी? पदार्थ की मात्रा है। तो ये है बेसिकली 7 आपकी मूलभूत राशियां। कितनी राशियां? 7 मूलभूत राशियां, मतलब लंबाई भी, द्रव्यमान भी, समय भी, तापमान भी, विद्युत धारा भी, प्रतिपन्न तीव्रता और पदार्थ की मात्रा भी। ये सातों की सातों राशियां मूलभूत राशियां है और ये 7 राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि वेग और जैसे कि आपका वेग और चाल या त्वरण ये अन्य राशि पर निर्भर करते हैं। बेसिकली अब ये जो आपकी 7 मूलभूत राशि है इनके क्या होते हैं? बेसिकली एसआई मात्रक। क्या होते हैं? बेसिकली एसआई मात्रक। अब हमें इन्हीं एसआई मात्रकों का अध्ययन करना है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली एसआई मात्रक क्या होते हैं। देखिए, एसआई मात्रक को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा कि एसआई मात्रक क्या होते हैं, एसआई मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब आपका क्या हो रहा था? नगरीकरण हो रहा था। बेसिकली क्या हो रहा था? नगरीकरण, मतलब कि व्यापार स्टार्ट हो रहे थे पूरे विश्व में। कहां पर? इस पूरे विश्व में क्या स्टार्ट हो रहे थे? व्यापार स्टार्ट हो रहे थे। मतलब एक देश से दूसरे देश में माल आना स्टार्ट हो रहा था। उसी दूसरे देश से पहले देश में माल जाना स्टार्ट हो रहा था। इस प्रकार से आयात निर्यात की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी। तो देखिए क्या था, यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में यदि बेसिकली किन मात्रकों का उपयोग होता था? जैसे कि पाव। किन मात्रकों का उपयोग होता था? पाव। जैसे कि हमें मापना है द्रव्यमान, तो क्या बोलते थे? पाव शब्द का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से रत्ती शब्द का उपयोग करते थे, मन का उपयोग करते थे, शेर का उपयोग करते थे। बेसिकली करते थे इस प्रकार से। ये सब इन जो आपके पाव थे, रत्ती थे, मन थे, शेर थे, इन सब का उपयोग कहाँ किया जाता था? भारत में किया जाता था। वही यदि मैं बात करूं आपकी, कहाँ की बात करूं? बाहरी देशों में, तो किसका उपयोग किया जाता था? पाउंड का उपयोग किया जाता था, द्रव्यमान। तो देखियो, मात्र आपका जो हमें मापना तो भारी था, मापना तो हमें द्रव्यमान ही था, लेकिन भारत में पाव से, तो कभी रत्ती, कभी मन, कभी शेर से, वहीं हम बाहरी देशों में देखें तो कभी पाउंड से। अब देखिए, मान लेते कोई व्यक्ति भारत से कहा गया? बाहरी देशों में गया और बोला कि मुझे एक पाव क्या चाहिए? सब्जी चाहिए। क्या चाहिए? एक पाव सब्जी चाहिए। तो क्या बाहर वाला बंदा जो कि पाउंड को जानता है वो बता पाएगा? वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से कोई बाहर का बंदा भारत में आता है और बोलता है कि मुझे 2 पाउंड सब्जी दो। कितने पाउंड सब्जी दो? 2 पाउंड सब्जी दो। क्या तो जो भारत का सब्जी वाला है क्या उसे सब्जी दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से जब प्रारंभ में जब आपका आयात निर्यात नहीं हो रहा था, तो जितने भी मात्रक थे प्रत्येक देशों ने अपने अपने लिए बनाए थे, वो सब सही थे। लेकिन जैसे आपका आयात निर्यात स्टार्ट हुआ, नगरीकरण स्टार्ट हुआ, तो एक देश से दूसरे देश में पदार्थ का निर्यात होने लगा, आयात होने लगा, दूसरे देश से पहले देश में आयात निर्यात होने लगा। तो इस प्रकार से एक देश से दूसरे देश आपस में व्यापार के द्वारा जुड़ने लगे। अब जुड़ने लगे तो बेसिकली एक देश से दूसरे देश के निवासी वहां जाने लगे, दूसरे देश के निवासी पहले देश में आने लगे, और वहां जब वो कुछ खरीदते थे तो वो अपने देसी मात्रक का उपयोग करते थे। भारत का देसी मात्रक है, ये वहां का देसी मात्रक है, तो अपने अपने देसी मात्रकों का वो उपयोग करते थे, जिससे कि जो बाहर की देसी मात्रक है इंडिया वालों को समझ नहीं आते थे, और इंडिया की जो देसी मात्रक है वो बाहर वालों को समझ नहीं आते थे। तो इसी समस्या का निवारण करने के लिए सभी लोगों ने क्या सभी लोगों ने एक यूनिट बनाई। क्या बनाई? एक यूनिट बनाई, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या फुल फॉर्म होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स।
ये बेसिकली एक प्रकार की सभी लोगों ने यूनिट बनाई इस समस्या का निवारण करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इस प्रकार की बनाई और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जब भी लंबाई की बात आएगी, किसकी बात आएगी, लंबाई की बात आएगी, तो हम किसका उपयोग करेंगे, मीटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, मीटर का उपयोग करेंगे। जब भी द्रव्यमान की बात आएगी तो हम किसका उपयोग करेंगे, किलोग्राम का उपयोग करेंगे। जब भी समय की बात आएगी तो हम किसका उपयोग करेंगे, सेकंड की बात करेंगे। जब भी तापमान की बात आएगी तो किसकी बात करेंगे, हम केल्विन की बात करेंगे। जब भी विद्युत धारा की बात आएगी तो हम एम्पियर का उपयोग करेंगे। जब भी प्रतिपन्न तीव्रता का नाम आएगा तो हम कैंडेले का उपयोग करेंगे, कैंडेला का उपयोग करेंगे। और जब भी पदार्थ की मात्रा की बात आएगी तो हम मोल का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से एक यूनिट बनाई सभी लोगों ने, जो मैंने आपको समस्या बताई जो नगरीकरण के कारण स्टार्ट हुई थी, उसका निवारण करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसे कहा गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और इसने क्या कहा कि जब भी लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रतिपन्न तीव्रता, पदार्थ की मात्रा की बात आएगी कहीं भी, तो हमेशा उसके लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल का उपयोग किया जाएगा। अब ये सब जब ऐसा निकाला गया तो अब इसके बारे में सबको मालूम चल गया कि लंबाई के लिए हमेशा मीटर का उपयोग करना है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का उपयोग करना है। अब यदि इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो और वो वहां जाके बोलता है कि मुझे 1 किलो सब्जी चाहिए, कितना चाहिए, 1 किलो सब्जी चाहिए, तो 1 किलो मापन करके दे देगा। अब यदि बाहर से कोई व्यक्ति इंडिया में आता है तो बोलेगा मुझे 2 किलो सब्जी चाहिए, तो वो सब्जी वाला भी 2 किलो दे देगा, क्योंकि अब सभी को मालूम चल चुका है। जैसे आपका एक यूनिट बना सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब जैसे आपका ऐसा मात्रक प्रस्तुत हुआ तो सभी को मालूम चल गया कि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का उपयोग होता है, लंबाई के लिए किसका उपयोग होता है, मीटर का उपयोग होता है। तो ये हो गए आपकी 7 मूलभूत राशियां जिनका मापन हम कर सकते हैं, और ये हो गए इनके एसआई मात्रक। अब बेसिकली इनके प्रतीक भी देख लेते हैं। देखिए मीटर का प्रतीक होता है स्मॉल एम, वही द्रव्यमान का जो होता है मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को दर्शाते हैं छोटा के छोटा जी से, सेकंड को छोटे एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को दर्शाते स्मॉल सी स्मॉल डी से। किससे दर्शाते, स्मॉल सी स्मॉल डी से दर्शाते। वहीं मोल को एम ओ एल, स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, इनके बेसिकली प्रतीक हो गए। इन जो ऐसे मात्रक है उनके ये प्रतीक हो गए। बेसिकली मात्रक ये ऐसे मात्रक साथ में है और ये है बेसिकली ये उनके प्रतीक। अब देखिए यहाँ पर मीटर छोटा है, किलोग्राम छोटा है, सेकंड छोटा है, केल्विन और एम्पियर बड़े हैं। इसका कारण क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके एसआई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखे जाए, किसके नाम पे रखे जाए, किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखे जाए, तो उनके जो प्रतीक आएंगे वो कैपिटल अक्षर में आएंगे। तो देखिए केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन रख दिए, तो केल्विन का के क्या होगा, बड़ा होगा। उसी प्रकार से एम्पियर क्या थे, वैज्ञानिक थे, उन्हें क्या देने के लिए, सम्मान देने के लिए हमने विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रख दिए, और चूंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था तो इसलिए कैपिटल ए। बाकी देखिए स्मॉल सी स्मॉल डी कैंडेला का, और मोल का भी स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल। ओके, तो ये हो गए 7 मूलभूत राशियां, ये उनके हो गए एसआई मात्रक, ये उनके हो गए प्रतीक। और मैंने ये भी बताया कि एसआई मात्रक क्यों प्रस्तुत करना पड़ा। देखिए एसआई मात्रक के साथ साथ ये तो है ही एक, इसके अतिरिक्त और 3 भी है, बेसिकली और 3 भी है। यदि मैं बात करूं तो पहला होता है आपका एमकेएस, ये होती है एमकेएस पद्धति, ये तो आपकी ऐसे पद्धति है। इसके अतिरिक्त 3 और होती है एमकेएस पद्धति, एक होती है आपकी सीजीएस पद्धति, और एक होती है आपकी एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो ये जितनी भी आपकी तीनों पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों को भी हमें बारी बारी से पढ़ना है। मैंने बता चुका हूं कि ये वीडियो इंट्रो वीडियो है, जिससे कि जो भी बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, वो अच्छे से समझ पाए। क्योंकि देखिए भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये समझना जो भी बच्चा फिजिक्स पढ़ता है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तो भौतिक राशियों का इंट्रो दे रहा हूँ कि आपकी मतलब इंट्रो दे रहा हूँ आपका भौतिक विज्ञान का, कि भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, 7 मूलभूत राशियां, ऐसे ही मात्रक, मतलब एक प्रकार का इंट्रो है। बेसिकली जब इसका जो सेकंड वीडियो आएगा उससे हम क्या करेंगे, बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उस चैप्टर के अंदर आपको एमकेएस पद्धति पढ़ना है, सीजीएस भी और एफपीएस पद्धति भी पढ़ना है। अभी मैंने केवल एसआई पद्धति बता दिया और ये क्या होती है इसके बारे में भी हम इन डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके, तो देखिए इस प्रकार से आपकी क्या हो गई, 7 मूलभूत राशि, उनके साथ एसआई मात्रक, साथ ही साथ और क्या हो गए आपके
उनके प्रतीक भी हो गए। अब बेसिकली देखिए, ये तो हो गई आपकी कौन सी राशियां, मूल राशियां। इसके अतिरिक्त कुछ पूरक राशियां भी होती है। क्या होती है आपकी, पूरक राशियां भी होती है। जैसे कि आप जब एग्जाम में कॉपी, मतलब जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखते तो जब आपकी कॉपी मिलती, जब वो कॉपी खत्म हो जाती तो आप क्या मानते, सप्लीमेंट्री राशियां मानते, पूरक राशियां जिसे इंग्लिश में कहते, मतलब हिंदी में कहते हैं। तो जैसे आप कॉपी खत्म हो जाने पर सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते हो, उसी प्रकार से बेसिकली आपकी 7 मूल राशियां, जैसे कि आपकी मूल कॉपी होती है एक, फिर आप सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते हो, वैसे क्या ये आपकी पूरक राशि है। पूरक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी समतल कोण, पहली राशि कौन सी है आपकी, समतल कोण, और दूसरी राशि आपकी घन कोण। दूसरी क्या राशि आपकी, घन कोण। बेसिकली याद रखना, मापन एवं मात्रक चैप्टर के अंतर्गत आपको मूलभूत राशि के बारे में अध्ययन करना है, व्युत्पन्न राशि के भी बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। किसके बारे में अध्ययन करना है, व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी अध्ययन करना है, इन 7 के बारे में अध्ययन करना है, इन दोनों के बारे में भी अध्ययन करना है। लेकिन मैं भौतिक राशियों को समझाने के नजरिए से इसे इंट्रो वीडियो लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर का। ओके, देखिए समतल कोण का मात्रक क्या होता है आपका, बेसिकली रेडियन। क्या होता है आपका, रेडियन होता है, और इसे प्रतीक क्या है इसका, स्मॉल r, स्मॉल a, स्मॉल d। और जो आपका घन कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है आपका, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, बेसिकली कैपिटल S, स्मॉल r। तो ये हो गई आपकी 7 मूल राशियां, ये हो गई 2 पूरक राशियां। बेसिकली ये दोनों भी है, बेसिकली ये दोनों भी नहीं निर्भर करती किसी अन्य राशियों पर, इसीलिए इन्हें पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए बेसिकली समतल कोण होता क्या है, देखिए एक रेखा आपकी इस प्रकार से है, एक रेखा इस प्रकार से है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, आपका समतल कोण कहलाता है। और यदि मैं घन कोण की बात करूं तो देखिए आपने आइसक्रीम का कोण देखा है, आइसक्रीम का कोण कैसे रहता है, ऐसा रहता है, और ऊपर क्या रहती है, आइसक्रीम रहती है जिसे आप खाते हैं। अब ये जो बेसिकली कोण रहता है ना, तो यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। बेसिकली इस घन कोण को और एक नाम से पहचाना जाता है, और वो कोण है आपका ठोस कोण। कौन सा कोण है, ठोस कोण। तो ठोस कोण का है या घन कोण का, बात ऐसी है, जो आपका आइसक्रीम का कोण रहता है, तो जो आइसक्रीम का कोण यहाँ पे जो एंगल बनता है क्या कहलाता है, आपका घन कोण कहलाता है। तो बेसिकली अभी हमने किसके बारे में अध्ययन किए, हमने अध्ययन की भौतिक राशि क्या होती है, ये कितने प्रकार की, 2 मूलभूत और व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियों की संख्या देखा, ऐसे मात्रक देखा, प्रतीक देखा, पूरक राशि देखा। अब हम बात करेंगे सेकंड राशि, जो कि आपकी व्युत्पन्न राशि। क्या आपकी व्युत्पन्न राशियां। देखिए सेकंड प्रकार व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां एक ऐसी राशियां होती है जो कि मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मूलभूत राशि पर निर्भर करती है, साथ ही साथ मूलभूत राशियों से ही बनाई जाती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपकी किसकी, वेग की बात करूं, तो वेग क्या है आपका व्युत्पन्न राशि। कैसे, क्योंकि देखिए वेग का फॉर्मूला कितना होता है आपका, विस्थापन बटे समय। क्या होता है आपका, विस्थापन बटे समय। तो देखिए जो आपका वेग है वो किन राशि पर निर्भर कर रहा है, पहली बात तो विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है, साथ ही साथ समय पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए लंबाई और समय दोनों में क्या है, आपकी मूलभूत राशियां हैं, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो इन्हीं 2 मूलभूत राशियों पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो वेग क्या हो गया आपकी व्युत्पन्न राशियां, मतलब कि ऐसी राशियां जो कि मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मूलभूत राशियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्भर करती है। क्या कहलाती है, आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। यदि मैं और एक एग्जांपल की बात करूं तो वो है आपका चाल। चाल का फॉर्मूला कितना होता है, दूरी बटे समय होता है। अब बेसिकली बताइए जो आपकी दूरी है वो एक प्रकार से क्या है, आपकी लंबाई है। तो देखिए जो आपकी चाल है वो बेसिकली हमें नहीं मालूम कौन सी राशि है, चाल जो है वो लंबाई पे भी निर्भर करे जो कि मूलभूत राशि है, और समय पे भी निर्भर करे जो कि मूलभूत राशि है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो राशियां है वो दोनों मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है, लंबाई और समय पर। तो ये कैसी राशि हो गई आपकी, एक व्युत्पन्न राशि हो गई। तो हमेशा याद रखना जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो मूलभूत राशियों से ही बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है, या तो मूलभूत राशियों का भाग लगाया जाता है या गुणा लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल। अब बल कैसी राशि है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें बल का फॉर्मूला मालूम है। बल का फॉर्मूला कितना होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बेसिकली क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब देखिए बेसिकली मैं त्वरण को क्या लिख सकता हूं, मैं त्वरण को लिख सकता हूं मैं वेग बटे समय, लिख सकता हूं त्वरण को मैं वेग बटे समय।
अब वेग को मैं क्या लिख सकता हूं, विस्थापन बटे समय लिख सकता हूं। अब विस्थापन बटे समय को ऐसे लिख सकता हूं, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेसिकली विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपका बल है वो आपके द्रव्यमान जो कि आपकी मूलभूत राशियां है, विस्थापन एक प्रकार से लंबाई जो कि मूलभूत राशि है, और जो समय है वो भी आपकी मूलभूत राशि है, उस पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है और उनके गुणे से प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है, गुणे से प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो बल हो गए वो कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशियां। तो याद रखिए व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि होती है जो कि मूलभूत राशियों के भाग या गुणा से प्राप्त होती है। क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और व्युत्पन्न राशियां का यदि एग्जांपल की बात करो तो वो क्या है, वेग, चाल, बल। इस प्रकार से यदि बात करें तो त्वरण भी क्या हो गई आपकी वही राशि, त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। यदि मैं बात करूं बल की, बात करूं कार्य की, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बेसिकली मूलभूत राशियों के बारे में अच्छे से पढ़ा, कितनी मूलभूत राशियां होती है, कितनी पूरक राशियां होती है, उसके बाद व्युत्पन्न राशि को पढ़ा। बेसिकली जो आपकी मूल भौतिक राशियां है ये भी चैप्टर नंबर 2 में ही आती है, इसके प्रकार भी चैप्टर नंबर 2 के ही है। इसके जो हमने मात्रक पढ़े आगे ऐसे मात्रक, ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही है। और साथ ही साथ जो व्युत्पन्न राशि पढ़े ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही है, लेकिन ये थोड़े आपके अंदर दिए हुए, कहां पर दिए हुए, बुक के थोड़ा अंदर। जब आप सिलेबस को आगे करेंगे, मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में जब आप आगे बढ़ेंगे तब है, लेकिन उसके पहले उसने कुछ और बताया। तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो आपका बेसिक है भौतिक राशियां, मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि, इसको क्या कर दूं, पहले क्लियर कर दूं, फिर हम चैप्टर में आएंगे। तो मैंने जितना भी पढ़ा ये सब आपके चैप्टर में है, लेकिन ये चैप्टर के बीच में है, तो मैंने इसे बीच में ना करते हुए पहले ला दिया ताकि आप अच्छे से समझ सके। कल से हम वही आपका इस चैप्टर नंबर स्टार्ट जहां से बुक में लिखा है वहां से हम स्टार्ट करने वाले। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।